अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के एरर्स के ऊपर। कुछ ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में नज़र आते हैं, कुछ ऐसे एरर्स हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग को फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। अगर आपने $100 टोटल करना था, उसकी जगह 130 कर दिया, तो इसका मतलब है यू हैव ओवर टोटल्ड और यू हैव ओवर कास्टेड और यू हैव रिकॉर्डेड मोर। और इसी तरीके से अगर आपने $100 का टोटल करना था लेकिन आपने $70 का टोटल लिख दिया, तो यू हैव अंडर कास्टेड और अंडर टोटल्ड, यू हैव रिकॉर्डेड लेस। क्लासेस ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। आपको पता है इनकम्स और एक्सपेंसेस बाद में इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, और जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। और जो एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा बनते हैं, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस आपको पता है कि लेजर्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है कि लेजर्स के अंदर हमने डबल एंट्री के अंदर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट का प्रिंसिपल फॉलो किया था या नहीं। अगर डबल एंट्री ब्रेक हो रही हुई तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स बैलेंस नहीं होंगी, जिसकी वजह से एक कोई साइड छोटी रह जाएगी। जिस साइड पे द साइड विच इज़ शॉर्टर, जिस साइड पे आपका बैलेंस कम आ रहा है, उस साइड पे हम खुद से कुछ अमाउंट लिख कर उसको टेम्परेरीली बैलेंस करके ड्राफ्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं, और उस अमाउंट को सस्पेंस अमाउंट या सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। एक नया अकाउंट बनता है, उसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। तो वहाँ पे आप उसको लिख देते हैं, और फिर बाद में जब एरर्स ट्रेस हो जाएं तो फिर उस सस्पेंस अकाउंट को बनाकर उसको बैलेंस करके स्टेटमेंट ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट बनाते हैं। अब एरर्स की तरफ चलते हैं तो दो तरह के एरर्स हैं। कुछ जो ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग को अफेक्ट करेंगे, कुछ जो ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी दोनों साइड्स पे इक्वल इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो इस तरह के 6 एरर्स हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है आपने रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट में चीज़ को लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एसेट था, उसको आपने एक्सपेंस में लिख दिया, कोई एक्सपेंस था उसको एसेट बना दिया। अब चूँकि इन दोनों की नेचर डेबिट होती है, इस वजह से ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि क्या एरर हुआ था। तो ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग उसी तरह स्टेबल रहेगी, दोनों साइड्स बैलेंस्ड नज़र आएंगी। तो इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि आपने अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल वायलेट कर दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया। इस वजह से ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का आपने एरर किया, दैट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि यू हैव सेलेक्टेड अ रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। एसेट को एक्सपेंस, एक्सपेंस को एसेट बना दिया, डिफरेंट क्लासेस में एंट्री कर दी। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है योर अकाउंटेंट एक्चुअली फॉरगॉट टू राइट इट। आपने लिखा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब आपने डबल एंट्री बनाई ही नहीं है तो जर्नल एंट्री से लेजर्स, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दोनों साइड्स पे आप इक्वल अमाउंट को माइनस कर दें जो आपने नहीं लिखी थी, तो ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट एरर इज़ एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि आपके अकाउंटेंट ने शुरू में ही पहली अमाउंट ही गलत लिखी। डेबिट करना चाहिए था सेल्स अकाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना था $1000 से, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था $1000 से। आपने डेबिट क्रेडिट की मिस्टेक तो नहीं की, लेकिन आपने अमाउंट गलत लिख दी। आपने $1000 के बजाय $100 से डेबिट कर दिया, 100 से क्रेडिट कर दिया। अब ये गलत एंट्री आगे तक चलेगी, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी अपेयर होगी। तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स पे आपने एक तरह से कम बैलेंस लिखा हुआ है, लेकिन दोनों साइड्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जितनी अमाउंट से आपने डेबिट की मिस्टेक की थी, उतनी अमाउंट से आपने इनकरेक्ट फिगर क्रेडिट की लिखी थी। अगर आपके अकाउंटेंट ने डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपसे कस्टमर उधार पे सामान लेकर जाते हैं तो आप क्या डबल एंट्री बनाते हैं? कस्टमर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो अगर आपके अकाउंटेंट ने गलती से इसको उल्टा कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, तो उन्होंने रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट को चूज़ किया, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट बना दिया। दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट रिवर्सल। एरर ऑफ कमीशन का ये मतलब होता है कि आपने रॉन्ग पर्सन के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ारा के अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन आपने सारा एक और कस्टमर थी उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो रॉन्ग पर्सन's अकाउंट इज़ नोन एज एरर ऑफ कमीशन। फाइनली
वी हैव गॉट कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये है कि जब एरर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हों, यानी जितनी अमाउंट से आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड को इंक्रीज़ किया उतनी अमाउंट से आप ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड को इंक्रीज़ कर दें, तो तब भी दोनों साइड्स बैलेंस्ड रहेंगी, उनकी बैलेंसिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर ये जो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग को अफेक्ट करते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 या 3 लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सेल को ओवरकास्ट कर दिया या अंडरकास्ट कर दिया, तो ये सिर्फ एक साइड पे ट्रायल बैलेंस के इम्पैक्ट आएगा, दूसरी साइड उस पर ये वाला इम्पैक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का बैलेंस आपको डिफरेंट नज़र आएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आपने एक्सपेंसेस को 2 दफ़ा लिख दिया तो एक्सपेंसेस वाली साइड हैवी हो जाएगी, विच इज़ द डेबिट साइड। तो ये डेबिट कॉलम आपको हैवी नज़र आएगा अगर आपने एक्सपेंसेस डबल लिख दिए हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इम्बैलेंस में नज़र आएगा। दोनों अमाउंट्स इक्वल नहीं होंगी दोनों साइड्स पे जब आप टोटल करेंगे। तो अब इन कॉन्सेप्ट्स पे एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनके लिए स्टेप्स ये होता है जिस तरह आम लाइफ के अंदर भी हमारे ये स्टेप्स होते हैं। जब भी कोई एरर हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम पहले देखते हैं कि गलती क्या हुई, फिर हम देखते हैं कि होना क्या चाहिए था, राइट क्या है, और फिर उसको करेक्ट करते हैं कि नाउ व्हाट टू डू। सो व्हाट डिड वी डू, व्हाट शुड हैव बीन डन और व्हाट वाज सपोज टू बी डन, और फाइनली नाउ व्हाट टू डू। तो ये आपके पास 3 स्टेप्स हैं। अब हम देख लेते हैं एक प्रॉब्लम, एक पास पेपर का क्वेश्चन है जिसको मैंने थोड़ा सा टेलर किया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। नॉर्मली पार्ट ए, सी एंड डी एग्जामिनर्स आपसे पूछते हैं कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स आपको बता दिए जाते हैं। फिर कभी कभी वो आपसे पूछते हैं कि सस्पेंस अकाउंट बनाएं, कभी कभी कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट बनाएं, कभी कहते हैं ये सारे काम करें। इस क्वेश्चन में मैंने एक पार्ट सी भी इंक्लूड किया ताकि आपकी एरर्स की टाइप्स की प्रैक्टिस भी हो जाए कि एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस उन टाइप्स के नाम हैं, लेकिन जो एरर्स ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग को अफेक्ट करते हैं उनके कोई नाम नहीं है, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जिनके नाम है वो ये हैं। एनीवे, so let us go to the question. The question is, Mr. Ali prepared a suspense account. Debit side of his trial balance was short by $70 at 31st of December 2023. तो बेसिकली पार्ट सी से रिलेट करता है, लेकिन चलें हम इसको लिख लेते हैं। पार्ट सी है प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। तो अपने सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे $70 यहाँ पे लिख लिए। दिस इज़ योर डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो जो आपकी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि आपकी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 70 से शॉर्ट है, जिसकी वजह से आपने ख़ुद से वो अमाउंट ऐड करके एक प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया होगा, आगे बाद में इनकम स्टेटमेंट बना ली होगी, लेकिन दैट इज़ कॉल्ड ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट। कि अभी हमें पक्का पता नहीं है, जब सस्पेंस अकाउंट हमारा क्लियर हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है हम करेक्टेड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। तो चलें देख लेते हैं कि कौन कौन से एरर्स थे जो डिस्कवर हुए। और नंबर 1, डिस्काउंट अलाउड ऑफ $30 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखिए, आपको डबल एंट्री का पता होना चाहिए, तब आप ये सॉल्व कर सकेंगे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डे बुक्स वगैरह और ट्रायल बैलेंस वगैरह कैसे बनते हैं। तो डे बुक से चीज़ें लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में लेकर जाई जाती हैं। तो देखें अब एरर क्या हुआ कि डिस्काउंट अलाउड जो कि हमारा एक्सपेंस है, हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने के बजाय हमने गलती से डिस्काउंट रिसीव्ड को हमारे अकाउंटेंट ने क्रेडिट कर दिया। तो सबसे पहले ये देखें कि मिस्टेक क्या हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो देखिए रॉन्ग ये हुआ कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट से? $30 से। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि हम डिस्काउंट अलाउड जो कि एक एक्सपेंस है, कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे हमें उसको डेबिट करना चाहिए था। तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड में जो हमें $30 क्रेडिट पे लिख के नज़र आ रहे हैं उसको किसी तरह रिमूव करें
और डिस्काउंट अलाउड जहाँ पे $30 नहीं लिखे हुए वहाँ पे जाके लिख दें। तो आपको डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना पड़ेगा 30 से, क्योंकि इस अकाउंट में पहले आपने लिखा ही नहीं। और डिस्काउंट रिसीव में जहाँ पे आप गलती से 30 क्रेडिट पे लिख चुके हैं, उसको रिमूव करने के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट कर दें ताकि वो रिमूव हो जाए। अब अगर आप इन अकाउंट्स को कंबाइन करके देखें, स्टेप नंबर 1 और 3 को, ए और सी को, तो आपको नज़र आ जाएगा कि $30 अगर यहाँ पे लिख दिए जाएँ तो 30 माइनस 30 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो डिस्काउंट रिसीव में मिस्टेक हुई है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। इसके बाद आपने एक काम और करना होता है कि देखें कि अगर यहाँ पे दोनों अमाउंट्स डेबिट साइड पे आ रही हैं तो बदले में कोई भी क्रेडिट नहीं है। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते तो हमें फिर सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन यहाँ पे चूँकि डबल अमाउंट्स आपको नज़र आ रही हैं तो हमें डबल अमाउंट्स को फिर केटर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ख़ुद से 30 दो डेबिट साइड पे लिख दिए हैं, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए किसी और अकाउंट को इतनी अमाउंट से क्रेडिट भी करना पड़ेगा। हमारे केस में उसी अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को आपको 60 से जाकर यानी डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती कि सर डबल अमाउंट क्यों है। तो देखिए, इसका एक आपको लॉजिक ये दे देता हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए एक एनालॉजी दे देता हूँ। वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रोज़ाना अकाउंटिंग की स्टडी के लिए 2 घंटे रखे हुए और एक दिन आपके घर मेहमान आ गए तो आपने उस दिन स्टडी नहीं की, तो अगले दिन फिर आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा उसको कंपनसेट करने के लिए? ऑब्वियसली आपको 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा और 2 घंटे उस दिन का, तो टोटल डबल अमाउंट हो जाएगी, यानी 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें नज़र आ गया। तो अब इसकी एग्जामिनर्स कहते हैं जी जर्नल एंट्रीज़ बनाएं, तो हम पार्ट ए में जर्नल एंट्रीज़ बना लेते हैं इनकी। तो जर्नल एंट्रीज़ इसकी बड़ी इजी हैं। अभी हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड, ये एरर नंबर 1 है, और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को हमने डेबिट किया था $30 से, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए ताकि डबल एंट्री कंप्लीट हो जाए $60 से। तो आप सस्पेंस अकाउंट में चले जाएं और यहाँ पे $60 से लिख दीजिए कि डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकी वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और जर्नल एंट्री हमें यही बता रही है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज पे चले जाते हैं। सेकंड स्टेज आपको क्या बता रही है, एरर नंबर 2, कि रिसीट ऑफ कैश $85 फ्रॉम यासिर। यासिर हमारे एक क्रेडिट कस्टमर हैं, उनसे हमें $85 मिले, बजाय उनके अकाउंट को क्रेडिट करने के हमने जावेद, एक और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, हैड बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ जावेद। तो अब एग्जैक्टली उसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम करेक्शन करें। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने क्या गलत किया। तो गलत ये किया कि जावेद के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया $85 से। तो मिस्टेक ये हुई कि मिस्टर जावेद के अकाउंट को हमने $85 से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब इन्होंने पैसे भिजवाए होंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश के थ्रू भिजवाए तो जावेद अकाउंट क्रेडिट। तो कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाली साइड ठीक है, सिर्फ एक एंड पे यहाँ पे प्रॉब्लम आया। तो इसकी राइट क्या था, मतलब होना क्या चाहिए था कि जो एक्चुअल पर्सन है यासिर, उनके अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था। अभी उनके अकाउंट में कुछ क्रेडिट नहीं हुआ। तो स्टेप नंबर 3 में आप करें क्या, तो अब ऑब्वियसली ये करना पड़ेगा कि जावेद के अकाउंट में जो 85 क्रेडिट साइड पे लिखे नज़र आ रहे हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल के लिए जावेद के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा ताकि वो अमाउंट रिमूव हो जाए, और यासिर के अकाउंट में जहाँ पे ऑलरेडी डेबिट नहीं हुआ था, यासिर को डेबिट करना पड़ेगा, यासिर को क्रेडिट करना पड़ेगा, इनके अमाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, तो यासिर को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखें नज़र आ रहा है कि $85 से जावेद डेबिट हो रहे हैं, यासिर 85 से क्रेडिट हो रहे हैं, डबल एंट्री ऑलरेडी कंप्लीट है, तो सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। तो हम इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जावेद्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट करने के लिए हमने डेबिट कर दिया, और यासर के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था 85 से, पहले नहीं किया था तो अब कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को हम लोग ऑल्टर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न्स जर्नल 110 हैड बीन पोस्टेड एज $100। तो आपने लेजर के अंदर जब अकाउंट बनाया होगा सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, आपको पता है सेल्स की नेचर क्रेडिट है और सेल्स रिटर्न्स की नेचर डेबिट है, तो आपने डेबिट में $10 कम लिख दिए हैं। तो अब आपको इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डेबिट $10 कर दें ताकि वो जो कम लिखा हुआ था वो कंपनसेट हो जाए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेट अस डू द करेक्शन राइट अवे। गलती क्या हुई कि हमने लिखना ये था सेल्स रिटर्न्स अकाउंट के अंदर, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट है, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था 110, हमने गलती से लिख दिया 100। असल ये है कि हमें लिखना चाहिए था सेल्स रिटर्न्स अकाउंट के अंदर 110, तो ऑब्वियसली 10 से कम लिखा है तो इधर 10 ऐड करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द करेक्शन कि आप यहाँ पे यूँ करें, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, इसको $10 से डेबिट कर दें। अब अकाउंटिंग यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई हमारी, क्योंकि सेल्स रिटर्न्स डेबिट में तो पड़ा नज़र आ रहा है, बदले में कोई अकाउंट क्रेडिट पे नज़र नहीं आ रहा, तो वो वाला अकाउंट ज़रूर सस्पेंस होगा। तो जब भी डबल एंट्री का दूसरा एंड आपको ना मिले तो आपका वो दूसरा एंड सस्पेंस अकाउंट ही होगा। तो सस्पेंस को इसका मतलब है 10 से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आ जाएं, सस्पेंस अकाउंट को 10 से क्रेडिट कर दें और सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर दें। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट बाय $10 एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बाय $10। ठीक है, तो ये 3 एंट्रीज हो गई। लेट अस गो टू द फोर्थ वन कि एन इनवॉइस टोटलिंग $1000 फॉर कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज had included a charge of $150 for stationery. The total amount had been posted to the office equipment account. अब देखिए मिस्टेक क्या हुई, एक हमारे पास कंप्यूटर इक्विपमेंट था जो हमने ख़रीदा और साथ में हमने कुछ स्टेशनरी भी ख़रीदी। टोटल बिल बना था $1000 का, जिसके अंदर 150 का एक्सपेंस था और बाकी ऑब्वियसली 850 बचेंगे, तो 850 का कंप्यूटर इक्विपमेंट था। हमने कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट को 1000 से डेबिट कर दिया और एक्सपेंस अकाउंट को 150 से डेबिट करना भूल गए। प्रॉब्लम क्या आया, हमने अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल वायलेट कर दिया कि जब भी एसेट ख़रीदें तो एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं और एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो हमने एक्सपेंस के बजाय सारी अमाउंट को एसेट अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अब एसेट अकाउंट से पहले वो रिमूव करना पड़ेगा, एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा। कैसे होगा वो इंशाल्लाह करके देखते हैं। सो लेट अस गो विद दैट अकाउंट। देखिए होना क्या चाहिए था कि जब आपने नॉन करंट एसेट ख़रीदा, मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक हमारी ये हुई कि हमने सारे का सारा, एक नॉन करंट एसेट है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, हमने सारे $1000 वहाँ पे भिजवा दिए। होना ये चाहिए था कि आप ऑफिस इक्विपमेंट को उतना भिजवाते हैं जितने का आपने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा, क्योंकि इसकी नेचर एसेट की है, तो ये $850 था। और होना ये चाहिए कि आप बाकी अमाउंट एक्सपेंसेस में भिजवाते, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो बाकी 150 यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके 1000 से ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया। अब करेक्शन क्या हो सकती है, यहाँ पे 1000 लिखे नज़र आ रहे हैं तो 850 कैसे लिखे नज़र आएंगे, अगर इस अमाउंट को हम 150 से रिड्यूस कर देंगे तो तब नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है कर दीजिए। तो अब आपको यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट को
अगर हम लोग 150 से रिड्यूस कर दें तो इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन करके देखें तो 850 आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और साथ में आपको ये करना चाहिए कि एक्सपेंसेस में पहले हमने कुछ नहीं भिजवाया था, तो अब एक्सपेंसेस अकाउंट 150 से डेबिट कर दें, क्योंकि वो डेबिट करना था हमने किया नहीं, तो अब हमें वो करना पड़ेगा। तो इसलिए अब अभी हमने 150 से इस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो डबल एंट्री क्या बनी, ऑफिस इक्विपमेंट स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। सस्पेंस की ज़रूरत नहीं है, द रीज़न इज़ डबल एंट्री हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो इसका एरर नंबर 2 ये था, 3 ये था, अब हम एरर नंबर 4 के ऊपर हैं। तो एरर 4 के अंदर अब आपकी डबल एंट्री क्या बन रही है, स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच, $150। और ऑफिस इक्विपमेंट ये जो कि एसेट अकाउंट है, इससे हमने 150 रिड्यूस करने ताकि वो 1000 से दोबारा 850 पे आ जाए। तो ये आपका पार्ट ए हो चुका। यू हैड प्रिपेयर्ड ऑल द जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स। अब उन एरर्स के नाम बताएं जिन्होंने ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग को इम्पैक्ट नहीं किया। सबसे पहले वो बोले एरर्स कौन से हैं, एरर नंबर 2 एंड एरर नंबर 4। इन्होंने ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग को इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो करते तो ज़रूर डबल एंट्री हमें कंप्लीट करना पड़ती। तो ये जो सस्पेंस वाले हैं ऑब्वियसली ये वो वाले एरर्स हैं कि जिनके अंदर हमें डबल एंट्री कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ी है। तो ये ज़रूर ट्रायल बैलेंस की सिर्फ एक साइड को इम्पैक्ट कर रहे थे। और ये जो दोनों एरर नंबर 2 एंड एरर नंबर 4, इन दोनों एरर्स में हमें सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस को भी पता नहीं चला होगा, तो इन्होंने ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग को इम्पैक्ट नहीं किया होगा। तो अगर आप रॉन्ग अकाउंट के अंदर लिखें तो एरर नंबर 2 का क्या नाम रखा जा सकता है, रॉन्ग पर्सनस अकाउंट, इट इज़ कमीशन एरर। और अगर आपने रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट, यानी जब एरर नंबर 4 हुआ था स्टेशनरी एक्सपेंस और ऑफिस इक्विपमेंट का, तो हमने रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट में लिख दिया था। हमने एक एसेट को, एक एक्सपेंस को भी एसेट बना दिया था। तो आपने अकाउंटिंग का प्रिंसिपल वायलेट किया था कि रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट में, यानी एक्सपेंस को एसेट बना दिया था, उसमें लिखा था। तो दिस इज़ एरर नंबर 2, दिस इज़ एरर नंबर 4। ठीक है, तो एरर नंबर 2 इज़ कमीशन, एरर नंबर 2 इज़ commission, error of commission, and error number 4 is error of principal। ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे हमने सस्पेंस को कंप्लीट नहीं किया था। सस्पेंस अकाउंट को 10 से क्रेडिट करना, सस्पेंस को 10 से क्रेडिट किया। क्यों क्रेडिट किया था, सेल्स रिटर्न्स की वजह से उनको करेक्ट करना पड़ा, तो सेल्स रिटर्न की वजह से क्रेडिट किया। देखिए दोनों साइड्स बैलेंस हो रही हैं। अगर ये दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएं तो इसका मतलब ये कि सारे एरर्स, वी वर एबल टू फाइंड ऑल द एरर्स, सारे एरर्स डिटेक्ट हो चुके हैं, ट्रेस हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप इज़ पार्ट सी भी हमारा हो गया, प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ करेक्टेड और रिवाइज्ड प्रॉफिट। ड्राफ्ट प्रॉफिट विद एरर्स था वो 5170 है। अब जबकि एरर्स हमने करेक्ट कर लिए हैं तो कुछ चीज़ों से प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, कुछ चीज़ों से प्रॉफिट कम हो रहा होगा, उनको एडजस्ट करेंगे तो ड्राफ्ट प्रॉफिट के बाद हम लोग करेक्टेड प्रॉफिट तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो ड्राफ्ट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिख दिया 5170 जो एग्जामिनर्स ने दिया हुआ था, सो दैट इज़ ऑलरेडी गिवन। अब हम इससे आगे चलते हैं। एरर नंबर 1 का देखते हैं, क्या कोई इम्पैक्ट नहीं था या इंक्रीज़ हुआ उसकी वजह से प्रॉफिट। अगर करेक्ट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होगा। तो एक बात जहन में रख लें, एक तो आपको सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस को देखना है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस जाते हैं। तो अगर किसी चीज़ से इनकम बढ़े तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और अगर किसी चीज़ से एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम होगा। बाकी चीज़ें इनके ऑपोजिट है। तो हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ के कॉलम्स में इस बात को देख कर लिखेंगे। ये वर्टिकली भी बनाया जा सकता है और हॉरिजॉन्टली हम लोग कर रहे हैं, आप इसको वर्टिकल भी बना लें। इसकी बात कर रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट की। तो अब देख लें
कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट विद द ड्राफ्ट प्रॉफिट। अब हमें वो वाले एरर्स, हर एरर को अलग इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसका इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट पे क्या पड़ रहा है इस करेक्शन का। तो देखें, डिस्काउंट अलाउड आपकी एक इनकम है, इनकम को आपको कम करना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो आपकी इनकम कम हुई जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा, दूसरी तरफ आपका डिस्काउंट अलाउड आपकी एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस बढ़ने की वजह से आपका इनकम कम यानी प्रॉफिट कम होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड इसके कम करने की वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि ये इनकम है तो इनकम के कम करने की वजह से भी प्रॉफिट आपका कम होगा। तो एक तरफ तो आप इनकम कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सपेंस भी बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा इस डबल अमाउंट से, यानी 60 से आपका प्रॉफिट, इस 60 वाली अमाउंट से आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनको स्प्लिट करके लिखूं ताकि आपको नज़र आ जाए, एक तो डिस्काउंट अलाउड की वजह से, एक डिस्काउंट अलाउड की वजह से और एक डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से इस पे ये इम्पैक्ट आएगा। खैर यहाँ पे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके बजाय हम लोग यूँ कर सकते हैं कि डायरेक्टली अमाउंट लिख दें कि $60 से आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा जब हम ये वाली करेक्शन करेंगे। एरर 1 की करेक्शन का ये नतीजा होगा। तो एरर 2 को देख लेते हैं। एरर 2 के अंदर जावेद एंड यासिर, ये दोनों हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं, जिसका मतलब है ये रिसीवेबल्स हैं। रिसीवेबल्स तो इनकम स्टेटमेंट में आता ही नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में तो सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस होती हैं। तो एरर नंबर 2 का नो इम्पैक्ट होगा, इसका प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब एरर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एरर नंबर 3 है सेल्स रिटर्न्स। तो सेल्स अगर इंक्रीज़ हों तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, सेल्स रिटर्न्स अगर इंक्रीज़ हों तो प्रॉफिट डिक्रीज़ होता है। तो सेल्स रिटर्न्स के इंक्रीज़ होने की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं। लास्ट के अंदर हमें पता चल रहा है कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस 150 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, जबकि ऑफिस इक्विपमेंट 150 से इंक्रीज़ कर रहा है। ऑफिस इक्विपमेंट तो एक नॉन करंट एसेट है, तो इसका तो ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से नहीं है, इसलिए प्रॉफिट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, एक्सपेंसेस बढ़े तो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इसलिए हम एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट को 150 से डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो या तो इनको नेगेटिव में लिख लें, अकाउंटिंग में जब भी चीज़ों को नेगेटिव में लिखें तो ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो 5170 में से इन सब को या तो इकट्ठा ऐड करके एक ही दफ़ा माइनस कर लें, या फिर बारी बारी माइनस करते जाएं, तो यू वुड रीच द प्रॉफिट फिगर, करेक्टेड प्रॉफिट फिगर ऑफ 4950। तो दैट वुड बी योर corrected profit. So this is how we solve the questions. If you have any questions, उनको आप नीचे comment section में डालिएगा, इंशाल्लाह whenever I check it, तो I'll be able to answer it. I hope you understood it. आज हमने बात की एरर्स के ऊपर, कुछ बेसिक्स देखी, और फिर हमने देखा कि एरर्स को करेक्ट करने का तरीका क्या है। फिर हमने ये देखा, एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन किया और जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज से एरर्स को करेक्ट करना था, फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाना था, एंड फाइनली वी हैड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। गुड लक और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।